वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे निश्चित रूप से। कोरोना से थोड़ा बच के रहना है हमको, और ध्यान रखें कि जो भी मेरे वीडियो देखते हैं आप लोग उसके नोट्स बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि विदाउट नोट्स आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते, आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 एनसीईआरटी कक्षा 10 की, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इस बुक को कुछ लोग सिविक्स के नाम से, नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, और कुछ बच्चे इसे राजनीति विज्ञान के नाम से भी कहते हैं या पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में इस बुक का नाम राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस है, तो आप इसी नाम से इसको आगे जाना करेंगे। तो अब देखते हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले इस चैप्टर में क्या है और क्या इसकी डिटेल्स है, किस तरह से हम अपने देश में धर्मनिरपेक्षता, जाति का जो भेदभाव है उसे कैसे दूर कर सकते हैं, धार्मिक भेदभाव है उसे कैसे दूर कर सकते हैं, और जो लैंगिक भेदभाव है नारी शक्ति के साथ होता है उसे कैसे दूर किया जा सकता है, या वो किस तरह से डेवलप हुआ है हमारे प्राचीन काल से, और अब हम कैसे शिक्षा के माध्यम से उसे दूर कर रहे हैं। इन सबको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। हमारा आज का चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इस चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक हमारा टॉपिक रहेगा जाति, दूसरा रहेगा हमारा धर्म, और तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा लैंगिक मसलों से संबंधित, यानी कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित हमारा टॉपिक रहने वाला है। यहाँ पाठ का परिचय दिया हुआ है। इस परिचय में बताया गया है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इसके आगे ही चलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर लैंगिक मसले और राजनीति। आप देख सकते हैं यहाँ एक स्त्री है जो काम कर रही है, परेशान भी है, उसे बांध भी रखा है। आप देखिए ये पत्थर है, ये बांध रखा है, यहाँ बेड़ियों में उसको जकड़ रखा है। तो ये इसी चीज को बता रहा है कि लैंगिक जो भेदभाव है उसको बता रहा है। ये स्त्री शक्ति का उद्घोष करता हुआ बंगाल का एक पोस्टर, और महिला इसको तोड़ने का प्रयास कर रही है, इन चैनों को और इन सबको। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। लैंगिक असमानता क्या होती है, सबसे पहले हम इसी शब्द को समझे। यहाँ आया है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का मतलब होता है जब पुरुष और स्त्री में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो उसे हम लैंगिक असमानता कहते हैं। फिर आगे है सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, अर्थात लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का ही एक रूप है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती हो। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक कहें या प्राकृतिक, अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। लैंगिक असमानता प्राकृतिक भी होती है और समाज द्वारा बनाई गई भी होती है। प्राकृतिक लैंगिक असमानता को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो समाज द्वारा बनाई गई है लैंगिक असमानता, उसे दूर किया जा सकता है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं समाज में जो लैंगिक असमानता है वो जैविक बनावट के कारण नहीं है। जैविक बनावट मतलब कि स्त्री की बनावट अलग होती है शरीर की, पुरुष की अलग होती है, तो उस आधार पर लैंगिक असमानता नहीं है देश में, बल्कि किस आधार पर है, जो पुरानी रूढ़ियां चली आ रही थी, सामाजिक मान्यताएं चली आ रही थी, उस आधार पर लैंगिक भेदभाव है। अब हम देखते हैं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का विभाजन। लड़के और लड़कियां का पालन पोषण क्रम में यह मान्यता उनके मन में पहले से ही बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने की होगी और बच्चों का पालन पोषण करने की होगी। आप भी अपने घर में देखते होंगे, माताएं हैं, बहनें हैं, तो उनको जैसे ही बच्ची पैदा होती है, छोटी बच्ची, एक लड़का पैदा हुआ, एक लड़की पैदा हुई, तो लड़की को शुरू से ये सिखाया जाता है कि आपको घर का कामकाज संभालना है, आपको रोटी बनानी है, आपको सफाई करनी है, आपको बर्तन मांजने हैं। तो इस तरह से पहले से ही उनके मन में क्या बैठा दी जाती है, ये भावना कि लड़कियां गृहस्थी चलाने के लिए होती हैं, बच्चों के पालन पोषण के लिए होती हैं, जबकि पुरुष शारीरिक काम करने के लिए, बाहर जाकर ड्यूटी करने के लिए होते हैं। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है, इधर देखिए। श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब है काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम औरतें करें और अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों या नौकरानियों से कराए, अर्थात गृहस्थी का सारा काम
अगर महिला संभालती है तो उसे हम श्रम का लैंगिक बंटवारा कहते हैं, जबकि घर के बाहर का सारा काम पुरुष संभालता है इस लैंगिक विभाजन में। तो देखिए, औरतें घर के अंदर का सारा काम संभालती है। कौन कौन से काम? जैसे खाना बनाना हुआ, सफाई करना हुआ, कपड़े धोना हुआ, बच्चों की देखभाल करना हुआ, ये सभी काम कौन करता है? महिलाएं करती है घर के अंदर। जबकि जो पुरुष हैं वो घर के बाहर काम करते हैं, मर्द यानी कि पुरुष। जो पुरुष हैं घर के बाहर का काम करते हैं, वो पैसा कमाने जाते हैं बाहर, कई प्रकार की ड्यूटी करते हैं। तो उस तरह से आप देख सकते हैं इन दोनों का बंटवारा किया गया है। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकता, अर्थात घर के सारे काम मर्द भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, लेकिन वो सोचते हैं कि ऐसे कामों को करने का जिम्मा किसकी है? औरतों की जिम्मेदारी है। घर की जिम्मेदारी, हमारी मान्यताओं में घर की जिम्मेदारी किसे दी गई है? महिलाओं को। और बाहर कार्य की जिम्मेदारी किसे दी गई है? पुरुषों को। तो वो हमारी जो रूढ़िवादी है मान्यता है, हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए अगर पैसे मिलते हो तो आप देखते होंगे पुरुष भी घर के बाहर ये काम करते हैं। जैसे अधिकांश दर्जी और होटल में जो रसोइये हैं वो कौन होते हैं? पुरुष। आपने देखा होगा शेफ जितने भी होते हैं वो पुरुष होते हैं, महिलाएं नहीं होती है। तो इसका मतलब पुरुष भी सारे वो काम कर सकते हैं जो महिलाएं करती है। लेकिन बाहर तो वो पुरुष काम कर लेता है खाना बनाने का, लेकिन घर के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर खाना बनाने से उसे पैसा मिलता है और घर में नहीं मिलता। ऐसे ही दर्जी होते हैं, दर्जी भी ज्यादातर पुरुष होते हैं, तो उसमें भी वही बात आ जाती है। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर काम न करती हों ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी लाने का काम भी करती है, जलावन जुटाने से। जलावन क्या होता है? लकड़ी जलाने के लिए जो सामान होता है, चूल्हे में जलाने के लिए जो लकड़ी लाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? जलावन। खेत में खटने तक का काम करती है, यानी कि खेत में मजदूरी तक का काम करती है। शहरों में भी हम क्या देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है, करते ही हैं। आप देखते होंगे शहरों में मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानियां काम करती है महिलाएं, और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर चल जाती है। स्त्री तो मध्यम वर्गीय परिवार में क्या होता है? पढ़ी लिखी स्त्री तो घर के बाहर चल जाती है काम करने के लिए, और जो थोड़ी दूसरी महिलाएं होती हैं वो घर में काम करने आ जाती हैं। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू कामकाज के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं समझा जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता है। जैसे हमारी माता बहनें काम करती है, हम उन्हें उनका श्रेय नहीं कर देते हैं क्योंकि वो बाहर नहीं जाती है, तो हम सोचते हैं काम नहीं करती है, जबकि घर में भी बहुत सारा काम होता है, हम जानते हैं। तो उसी के आधार पर यह लैंगिक भेदभाव के बारे में बताया गया है। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ है कि औरत तो घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। यानी कि जितना भी सार्वजनिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन मतलब घर के बाहर का सामाजिक जो वातावरण है, उसके जीवन को सार्वजनिक जीवन कहते हैं। उसमें पुरुषों का दबदबा रहता है। ज्यादातर जो ऑफिस है या कहीं पे भी वर्क कल्चर है, वहां सब में कौन काम कर रहे हैं? पुरुष। स्त्रियां बहुत कम काम कर रही है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, यानी कि 50% लगभग महिलाएं हैं हमारी आबादी में और 50% ही पुरुष हैं। पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, उनकी भूमिका क्या है? नगण्य है, बहुत कम है। नगण्य मतलब बहुत कम है उनकी भूमिका। आप भी देखते होंगे हमारी जो राजनीति है उस राजनीति में, संसद में बहुत कम महिलाएं हैं। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट डालने, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बना लिए हैं और बराबरी के हासिल करने के लिए वो आंदोलन कर रही है। आप भी देखते होंगे भारत में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जा रही है और ये आंदोलन काफी समय से चल रहा है। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए हैं। इन आंदोलनों में महिलाओं को राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उसको आगे बढ़ाने की बात कही गई है। जो महिलाओं के लिए आंदोलन किया जाता है उसे हमने कौन सा आंदोलन जाना था? नारीवादी आंदोलन। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाने वाला आंदोलन नारीवादी आंदोलन कहलाता है। अब देखते हैं आदर्श स्त्री की कुछ वानगियां। आप देख सकते हैं आदर्श स्त्री की कुछ वानगियों में आप देखेंगे तो टीवी सीरियल निर्माताओं के लिए स्त्रियां क्या हैं? घर में जो स्त्रियां होती हैं वो टीवी के जो नाटक बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, उन
निर्माताओं के लिए कैसी है वो स्त्री? आदर्श दर्शक। आदर्श दर्शक क्यों? क्योंकि घर में सुबह से शाम तक कौन रहेगा? महिला। पुरुष बाहर रोजगार करने चल जाते हैं, शाम को आते हैं वो 7-8 बजे तक, तो दिन भर घर में कौन रहेगा? महिला। तो महिलाएं सीरियल देखेगी, इसीलिए आप देखते हैं दोपहर में जो सीरियल आते हैं वो सब महिलाओं से संबंधित ही आते हैं। इसी तरह के सीरियल जैसे पवित्र रिश्ता, सास भी कभी बहू थी, इस तरह के सीरियल आते हैं ताकि महिलाओं को लुभाया जा सके, क्योंकि उनको भी पता है सीरियल बनाने वालों को कि हमारे सीरियल पुरुष तो देखेंगे नहीं क्योंकि वो तो बाहर काम करने गए, तो महिलाएं देखती हैं और महिलाओं की रुचि ऐसे सीरियल्स में ज्यादातर होती है। फिर है फैशन उद्योग के लिए। फैशन उद्योग क्या समझता है स्त्री को? आदर्श सुंदरी। आदर्श सुंदरी मतलब कोई भी ऐड करना हो तो स्त्री को ले आते हैं। स्त्रियों के जो चीजें होती हैं, स्त्रियों की जो वस्तुएं होती हैं, उनका ऐड तो स्त्री करती ही है। इसके अलावा जो पुरुषों की चीजें होती हैं उनके भी ऐड किससे करवाए जाते हैं? स्त्री से। क्यों? क्योंकि ये विपरीत जो लिंग है, विपरीत लिंग का आकर्षण है, उसको भुनाने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए फैशन उद्योग क्या करता है? हर प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार महिलाओं से करवाता है ताकि महिलाएं भी आकर्षित हो और उसके साथ साथ पुरुष भी आकर्षित हो। फिर है समाज के लिए महिला क्या है? समाज के लिए है सर्वगुण संपन्न महिला। आप देख सकते हैं इधर हाथ में झाड़ू भी है, बाल्टी भी है, करची भी है और इधर एक साइड में लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है आजकल। तो इसका मतलब महिला को क्या समझा गया है? समाज में सर्वगुण संपन्न समझा गया है कि वो समस्त काम कर सकती है और आदर्श गृहिणी की उसे भूमिका भी निभानी है। फिर है भावी सास ससुर के लिए। शादी होने से पहले महिला अलग होती है और जैसे ही शादी होने लगती है तो सास ससुर क्या समझते हैं महिला को? दहेज की पोटली। आप देख सकते हैं ये कार दहेज, फ्रिज, ये टीवी मिल रहा है दहेज में, ये कंप्यूटर भी दहेज में, फ्रिज दहेज में, और ऊपर से सिर की जगह क्या रखा हुआ है? रुपए की पोटली। अर्थात ये महिला नहीं आ रही। आप देखिए इसके गले में आभूषण भी है। तो इस प्रकार से ये केवल महिला नहीं है, ये दहेज के रूप में सास ससुर की आकांक्षा है। फिर नियोक्ता। नियोक्ता मतलब रोजगार देने वाली जो कंपनी होती है उसके लिए महिला क्या है? एक आदर्श कर्मचारी। क्यों है उसके लिए आदर्श कर्मचारी? क्योंकि महिलाएं ना तो लड़ती झगड़ती हैं, ना ही किसी से विवाद करती हैं और काम भी एकदम बढ़िया करती हैं और एकदम सलीके से आती हैं ऑफिस में और सलीके से रहती हैं। तो इसलिए इनको क्या माना जाता है? आदर्श कर्मचारी। तो आप देख सकते हैं अलग अलग भूमिका रही समाज में, अलग अलग लोगों के लिए महिलाओं के अलग अलग रूप हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि बताया नारीवादी आंदोलन क्या होता है? नारियों के अधिकारों के लिए जो आंदोलन किया जाता है उसे ही नारीवादी आंदोलन कहते हैं। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। राजनीतिक गोलबंदी मतलब कि गोलबंदी का मतलब यह है, राजनीतिक गोलबंदी, कि आजकल जो राजनीति का समय चल रहा है उसमें क्या है, केवल पुरुष ही नहीं स्त्री का भी वर्चस्व बढ़ा है और स्त्रियां भी वोट डालने आती है, तो पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी महत्व दिया जाने लगा है। आज हम वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रबंधक हो, कॉलेज या विश्वविद्यालय के शिक्षक हो, सभी शिक्षकों में, सभी पेशों में औरतें मिल जाती है। आप भी देखते होंगे कोई महिला डॉक्टर है, कोई महिला इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक बन जाती है। तो इस प्रकार से समय के अनुसार महिलाओं का वर्चस्व बढ़ता है। जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं समझा जाता था और दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। आप देख सकते हैं इन देशों में ज्यादा महिलाएं आगे बढ़ रही हैं बजाय कि भारत जैसे विकासशील देशों में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये समय का उपयोग है, आप ये देखना, इसको खुद करके सीखें। नारीवादी क्या होता है? औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को नारीवादी कहते हैं। अर्थात ऐसी महिला या पुरुष जो औरत और मर्द दोनों के समान अधिकार समझता है या समझती है उसे नारीवादी व्यक्ति कहेंगे। फिर ये आप देख सकते हैं इसमें ये आमदनी वाले काम, समय का उपयोग कैसे होता है। तो आप देखेंगे पुरुष 6 दैनिक घंटे और मिनट में, तो ये देखिए 1 घंटे में 6 मिनट, ये ऐसे है, सारा सर्वे है कि क्या क्या काम करते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग है। आमदनी वाले काम में पुरुष 6 है जबकि महिलाएं 2:40 का
रेशो है। घर के काम में 0.30 है पुरुष, जबकि महिला 5 है। गपबाजी में 1.25 है पुरुष, जबकि महिला 1.20 ही है। बिना काम के फुर्सत 3.40 है पुरुषों का और महिलाओं का 3.50 है। सोना, अपने शरीर की सफाई, साफ सफाई, पढ़ाई करना 12.25 पुरुषों का है और महिलाओं का है 11.10। तो इस प्रकार से ये दैनिक घंटे का कार्य वितरण है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए 12 और 3 15, 16, 16 और 6 22, 22 और ये 22.5 और ये हो गया मान लीजिए 23। तो ये एक तरह से लगभग 24 घंटे के आसपास का कार्य वितरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में आजादी के बाद से ही महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। हम भी देख सकते हैं, जाहिर बात है सुधार हुआ है। पहले हमारे पेरेंट्स निकलने नहीं देते थे स्त्रियों को पढ़ने के लिए, लेकिन आजकल हमारी माता बहनें खूब पढ़ाई करने के लिए निकल रही हैं, विदेश में भी जा रही है पढ़ने के लिए। लेकिन वो अभी भी पुरुषों से काफी पीछे है। हमारा समाज अभी भी क्या है, पितृ प्रधान। पितृ प्रधान समाज क्या होता है? जहां पुरुष प्रधान समाज होता है, जहां पुरुषों की ही वाहवाही होती है, पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है कार्य में, उसे हम पितृ प्रधान समाज कहते हैं। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं और उनका दमन किया जाता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी कितनी है? मात्र 54% ही साक्षर है भारत में महिलाएं। 100% में से कितनी? 54% महिलाएं साक्षर है, जबकि पुरुषों में साक्षरता दर कितनी है? 76%। इसका मतलब है पुरुषों को ज्यादा पढ़ाया जाता है भारत में। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 12वीं कर लेती है लड़की, अक्सर भारत में क्या कर दिया जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है या घर में बैठा लिया जाता है, ये सोचकर कि बाहर कहाँ जाएगी पढ़ाई करने के लिए। तो इसलिए उच्च शिक्षा में उसका रेशो कम है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणामों पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली। आप भी देखते होंगे कई तरह के रिजल्ट आते हैं, 10th के रिजल्ट है, 12th के रिजल्ट है, RS के, IS के। तो इन सभी रिजल्ट्स में महिलाएं आजकल बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और फर्स्ट स्थान लगभग इन्हीं का आता है, महिलाओं का। लड़के पीछे रहने लग गए हैं आजकल। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा पढ़ाई करती हैं ये। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे इनके लिए क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के और लड़की दोनों पर बराबर खर्च नहीं करते। अगर पिता के पास लिमिटेड पैसे हैं तो वो क्या करता है, लड़के को तो आगे पढ़ाता है और लड़की को वो आगे नहीं पढ़ाता है, ये सोचकर कि लड़की तो दूसरे घर में जाएगी तो मैं क्यों अपना पैसा बर्बाद करूं, या क्यों अपना पैसा लगाऊं इस पे, अपने लड़के पे लगाऊंगा तो वो मेरे जीवन की आगे की नैया चलाएगा, ये सोचकर। इस स्थिति में अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाले महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इसी कारण से उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाने के कारण महिलाओं की संख्या ऊंचे पदों पर बहुत कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज्यादा काम करती है। भारत में ये रेशो है कि स्त्री पुरुष की तुलना में 1 घंटा ज्यादा काम करती है, पर उसको ज्यादा काम के लिए कोई पैसे या वेतन नहीं मिलता और उसके काम को मूल्यवान भी नहीं समझा जाता। तो आप देख सकते हैं, ये चित्र देख लेते हैं पहले हम। ये 2001 की जनगणना के अनुसार है, तो आप देखेंगे इसको। राष्ट्रीय अनुपात 919 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात की बात कर रहे हैं हम। तो सन 2001 में 4 राज्य ऐसे थे जहां प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या थी? 800 से भी कम। इसका मतलब यहाँ जो गर्भ में बच्चियां होती थी उन्हें मारा जाता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। इन राज्यों में बाल लिंगानुपात तेजी से घटा है और इन राज्यों में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 800 से भी कम है। प्रति 1000 लड़कों पर 950 से अधिक लड़कियों की संख्या वाले जिलों की संख्या 1991 के मुकाबले सन 2001 में और भी ज्यादा कम हो गई है। आप देख सकते हैं ये रेड जो है वो 800 से कम है। ये रेड जोन, ये देखिए, ये रेड वाले इलाके हैं, ये 800 से कम बाल लिंगानुपात है। और ये जो केसरिया कलर है ये 800 से 849 है। ये देखिए, ये रहा केसरिया कलर, ठीक है। ये देखिए, ऐसे ही येलो कलर 850 से 899 बताता है। ये देखिए येलो कलर। फिर है 900 से 949, ये रहा, ये 900 से 949। और 950 से ज्यादा कहाँ है बाल लिंगानुपात? ये अच्छे राज्य हैं।
ये जहाँ जहाँ ये है ना ग्रीन, गहरा ग्रीन, वहाँ अच्छे राज्य हैं सब, वहाँ लिंगानुपात अच्छा है। अब हम आते इसमें समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। ये क्या होता है समान मजदूरी अधिनियम? समान मजदूरी अधिनियम के अनुसार पुरुष हो या स्त्री, अगर दोनों समान कार्य करते हैं तो उनको वेतन भी समान ही मिलेगा। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम ही मजदूरी मिलती है। ये भारत की सच्चाई है कि महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है और पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता है, जबकि काम दोनों का समान है। भारत में अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। आप भी परिवार में हैं, आपके भी यहाँ परिवारों में कई तरह की बातें चलती हैं कि लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है। लड़की को जन्म से पहले ही खत्म करने की कोशिश भी की जाती है। इससे देश का लिंगानुपात, जैसा कि मैंने बताया, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है। वर्तमान में कितना है भारत का लिंगानुपात? 919। 919 का मतलब क्या है कि 1000 पुरुष हैं तो 919 महिलाएं हैं। इसे ही लिंगानुपात कहते हैं। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियों की संख्या है, उस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात। अब हम आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से और भी ज्यादा असुरक्षित है। वहां कई प्रकार की चैन स्नैचिंग या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की हरकतें होती है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और घरेलू हिंसा उन्हें झेलनी पड़ती है। अब देखते हैं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की क्या संख्या है, कितना प्रतिशत है। विश्व का औसत है 24%, यानी कि 24% विश्व में संसद में महिलाएं हैं। अब देखते हैं भारत में कितने प्रतिशत है। मात्र 11.8% महिलाएं संसद में। भारत में केवल 11.8% महिलाएं संसद में हैं, जबकि विश्व का औसत कितना है? 24%। इसका मतलब हमारे देश में कम है महिलाओं का औसत, हमारे देश में महिलाओं का औसत कम है। आप देख सकते हैं नार्डिक देश में सबसे ज्यादा महिलाओं का औसत है संसद में। 42.3% महिलाएं नार्डिक देश में संसद में है, जबकि अमेरिकी देशों में 29.5% महिलाएं संसद में है। यूरोप में 26.4% है। सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्ती देश में 23.7% है। एशिया में 19.8% है। पैसिफिक में 18.6% है। अरब मुल्क में 15.6% है और भारत में सबसे घटिया स्थिति है, केवल 11.8% महिलाएं ही संसद में है। तो इसका मतलब आधी आबादी का नेतृत्व करने के लिए भारत में केवल 11.8% महिलाएं हैं। इसका मतलब है मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि के लेवल पे महिलाओं का वर्चस्व हमारे देश में बहुत गंभीर स्थिति में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। निश्चित रूप से जहां भी औरतों की भलाई की बात होती है, उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, जब तक औरतों महिलाओं की सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। अर्थात अब स्त्रियां भी ये मानने लगी हैं कि यदि हमें अपना विकास करना है तो हमें सत्ता और संसद में भागीदारी लानी होगी। इसी लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह भी है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, अर्थात आरक्षण देकर महिलाओं को ज्यादा चुना जाए। किसमें? संसद में। फिर आगे है भारत की विधायिका। विधायिका क्या होती है? संसद को ही विधायिका कहते हैं। अर्थात भारत की विधायिका क्या है? संसद, जहां पे कानून का निर्माण होता है उसे विधायिका कहते हैं। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में 12% पहुंची थी,
यानी कि 2014 की जो लोकसभा थी उसमें पहली बार 12% महिलाओं को चुना गया था। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व तो 5% से भी कम है। लोकसभा में तो 12% के आसपास है इनका बहुमत, और जबकि राज्य की विधानसभाएं अगर देखें तो उसमें 5% से भी कम है, यानी कि राज्यों में बहुत कम महिलाओं को चुना जाता है विधानसभा के लिए। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में बहुत नीचे है, हम बहुत पीछे हैं। भारत इस मामले में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है, अर्थात हम पिछड़े हुए में भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ भी गई तो मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है और उस महिला मुख्यमंत्री पर पुरुष लोगों की हावी रहते हैं वो, और वर्चस्व बना रहता है उनका। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका यह है कि निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सेदारी तय कर दी जाए। जैसा कि अभी अभी हमने चर्चा की कि इन्हें आरक्षण दे दिया जाए तो जितनी सीटें आरक्षित होंगी उस पर महिलाएं जीतेंगी, तो फिर इनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। पंचायती राज मतलब सरपंच के लेवल पर क्या व्यवस्था की गई है? महिलाओं के लिए आरक्षण की। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद के लिए आरक्षित किए गए। जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार के कौन कौन से रूप होते हैं? पंचायत और नगर पालिकाएं। इसमें महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित कर दिए गए हैं? 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33%। 33% या 1/3 जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे स्थानीय सरकार में। और स्थानीय सरकार का मतलब क्या होता है? पंचायत और नगर पालिका में। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुकी है और वो इस आरक्षण की वजह से ही है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए ताकि यहां भी इनका वर्चस्व हो सके। महिला संगठन क्या मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से स्थानीय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है पद, उसी प्रकार से राज्य की विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक भी रखा गया है, यानी कि महिला आरक्षण से संबंधित एक विधेयक भी पेश किया गया है, लेकिन 10 वर्ष से भी ज्यादा हो गए उसे आज तक पास नहीं किया गया है किसी भी सरकार के द्वारा। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं हो सकी हैं और इस कारण से ये पास नहीं होता है। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह कार्टून बताता है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में क्यों नहीं पास हो पाया। क्योंकि ये देखिए आप, इसमें महिला बोल रही है मुझे आरक्षण दो, लेकिन सब अपनी अपनी कहानी गढ़ रहे हैं, सारे पुरुष हैं और कोई भी देना नहीं चाहता। अब है पारिवारिक कानून क्या होते हैं? विवाह, तलाक लेना, गोद लेना, उत्तराधिकार होना जैसे परिवार से जुड़े मसलों से जो संबंधित कानून होते हैं उसे ही पारिवारिक कानून कहा जाता है। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून बनाए गए हैं। हिंदुओं के कानून अलग, मुस्लिमों के कानून अलग, इस तरह से, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी कि धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसे सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे भारत में ही आप देख लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे, है ना। वैसे ही उत्तरी आयरलैंड में भी आपने देखा कि अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग हो तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो सकते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। अब तक तो हमने लैंगिक विभाजन पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? धार्मिक विभाजन। गांधी जी ने इस संबंध में क्या कहा था? गांधी जी कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू, मुस्लिम या सिख धर्म न होकर उनका क्या था? नैतिक मूल्य। गांधी जी के अनुसार धर्म का मतलब क्या था?
नैतिक मूल्य को ही वो धर्म कहते थे। उनका मानना था कि राजनीति धर्म और स्थापित मूल्यों से निर्देशित होता है, अर्थात धर्म मतलब नैतिक मूल्यों के द्वारा ही राजनीति होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी कहा करते थे। अपने देश के मानवाधिकार समूह का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए, ये मानवाधिकार संगठन कहते हैं। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं, अर्थात जितने भी धर्म हैं उन सब में जितने भी पारिवारिक कानून हैं वो महिलाओं के शोषण करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए बदलाव करना चाहिए, अर्थात एक देश एक कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं, पर ये बहुत गलत होते हैं और खतरनाक भी होते हैं। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतें भी होती हैं और हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार भी होना चाहिए। सभी लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मांगों को उठा सकें, और जो लोग सत्ता में हों उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए, अर्थात जो सत्ताधारी पार्टी है उसे ये देखना चाहिए कि किसी प्रकार का धार्मिक वैमनस्य पैदा नहीं हो और वह किसी प्रकार किसी के साथ भी भेदभाव ना करे, तभी देश सुखी और खुशहाल हो सकता है। अब हम आते हैं सांप्रदायिकता पे। अब देखते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय में हमने देखा था, उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण देखा था और उससे जुड़ी समस्या के बारे में भी हमने देखा था। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। ये टकराव कब होता है, धार्मिक टकराव कब होता है? जब कोई एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को लेकर दूसरे समूह के विरोध में खड़ा होने लग जाता है, विरोध प्रदर्शन करने लगता है, तो फिर क्या होता है? धार्मिक भेदभाव और टकराव जन्म लेते हैं। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके किसी एक धर्म के पक्ष में फैसला दे देता है तो स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि विरोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। इसी को क्या कहा गया है? सांप्रदायिकता, जिसमें राजनीति से धर्म को जोड़ दिया जाता है और उसके आधार पर राजनीति करने की कोशिश की जाती है। सांप्रदायिक राजनीति इसी सोच पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। सांप्रदायिक राजनीति क्या सोचती है कि धर्म ही किसी समुदाय का या सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है और इसी आधार पर वो कार्य क्रियान्वित होती है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं। उनके सबके हित कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, इसलिए वो सब एक दूसरे का साथ देते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत भी नहीं रखते हैं। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। यदि कोई दूसरा समुदाय है जो अलग धर्म को मानता है तो उसे दूसरे धर्म में जगह नहीं मिलती है। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती भी है तो वो ऊपर से बेईमानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें आंतरिक रूप से वो भिन्न होते हैं। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होते ही हैं और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच तब ज्यादा बढ़ने लगती है और उसमें विचार भी जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। जब व्यक्ति के मन में ये भावना कर जाए कि मैं इस राष्ट्र में नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ किसी एक खास समुदाय के अनुसार ये चल रहा है राष्ट्र, तो फिर दूसरे धर्मों के लोगों के मन में भावना घर कर जाती है विरोध की। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। इस तरह से ये भावना घर करने के कारण यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है कि एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो। यह संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है और उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। सबकी हैसियत अलग होती है, पहचान अलग होती है, जीवन स्तर अलग होता है और धर्म अलग होता है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार भी होते हैं और उन विचार वाले अलग अलग लोग भी होते हैं। एक ही समुदाय में कई तरह के लोग आपको मिल जाएंगे जिनके विचार अलग अलग है। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है
क्योंकि लोकतंत्र है, इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना और उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है। अब हम देखते हैं सांप्रदायिकता राजनीति में कौन कौन से रूप धारण कर लेती है। ये हमारा अगला टॉपिक है। तो देखिए, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही देखने को मिलती है, यानी कि रोज डेली लाइफ में हमको ये देखने को मिलता है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह मतलब पहले से ही किसी धर्म के बारे में कुछ सोच लेना कि हाँ ये ऐसा ही है। धार्मिक समुदाय के बारे में अपनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता इसमें शामिल है। अर्थात कुछ धर्म के लोग दूसरे धर्म से अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और उसी के आधार पर वो कार्य करते हैं। ये चीजें इतनी आम होती है कि अक्सर हम उन पर ध्यान भी नहीं देते हैं, जबकि हमारे अंदर ही बैठी रहती है। अर्थात ये धार्मिक जो भावनाएं हैं वो हमारे अंदर ही रहती हैं और हम भी इस चीज से पीड़ित रहते हैं, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं पड़ता। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कराने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश क्या होती है? बहुसंख्यकवाद का। बहुसंख्यकवाद क्या होता है? जब किसी देश में किसी धर्म विशेष के लोग बहुत सारे हों, संख्या में ज्यादा हों और वो अपने अनुसार फैसले लें तो उसे बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने के रूप में ले लेता है। अर्थात जब किसी देश में कोई समुदाय विशेष अपनी संख्या के आधार पर देश को चलाने की कोशिश करता है तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इकट्ठा होकर एक इकाई बना लेते हैं और उसके अनुसार वो व्यवहार करते हैं। अब है सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का ही दूसरा रूप है। इसमें क्या होता है? इस गोलबंदी में इसमें धर्म के जो पवित्र प्रतीक हैं, जो चिन्ह हैं, धर्म गुरुओं की जो भावनात्मक अपील है कि किसी धर्म के गुरु ने कहा कि तुम मेरे धर्म के हो इसलिए इसको वोट देना, ऐसा होता है। और अपने ही लोगों के मन में क्या किया जाता है? डर पैदा किया जाता है। अर्थात किसी धर्म गुरु ने कहा कि अगर ये सत्ता आ जाएगी, ये गवर्नमेंट आ जाएगी तो हमारा विनाश हो जाएगा, ऐसे डराया जाता है धर्म गुरुओं के द्वारा। जैसे तरीकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे कई तरीके इसमें अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा में, दंगा और नरसंहार के रूप में परिणित होती है। अर्थात जब ये सांप्रदायिकता बढ़ जाती है तो दंगे होने लग जाते हैं, नरसंहार होने लग जाते हैं। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में जो भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे वो इसी बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से धार्मिक आधार पर भेदभाव उत्पन्न होते हैं। अगला टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष शासन। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे धर्म हैं। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के पहले ही जानते थे। जिन्होंने संविधान बनाया, हमारे संविधान निर्माताओं ने, वो पहले ही जानते थे कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई धर्मों के लोग हैं। इसी कारण उन्होंने किस चीज को अपनाया? धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल। अर्थात हमारे देश के संविधान में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। अर्थात हम भारत का कोई भी धर्म नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म वहां का प्रमुख धर्म है, जबकि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म प्रमुख है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म है। इस तरह से है, लेकिन भारत के संविधान में किसी भी धर्म विशेष को दर्जा नहीं दी गई है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की इजाजत देता है। जिस समुदाय को, जिस व्यक्ति को जो धर्म पसंद हो वो उस धर्म में जाकर रह सकता है। मान लीजिए किसी को कोई विशेष धर्म पसंद नहीं हो, वहाँ की रीतियां पसंद नहीं हो, वहाँ के सामाजिक भेदभाव पसंद नहीं हो, या वहाँ की कोई भी चीज पसंद नहीं हो, तो उसे संविधान ने अधिकार दिया है कि आप वो धर्म छोड़ दो और दूसरा धर्म जो ले लो, आप उसे अपना लो। और अगर किसी दूसरे धर्म को भी नहीं अपनाना चाहते तो नास्तिक बन जाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी धर्म का विरोध करता है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान में ये कहा गया है कि सभी धर्म समभाव हैं और सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। आप किसी धर्म की आलोचना नहीं कर सकते हो, भले ही आप उस धर्म के निवासी हो। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। अर्थात किसी ने अगर भेदभाव किया है
तो वो कानून की नज़र में गलत है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार भी देता है और यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता है। इस हिसाब से हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण देश की विचारधारा है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है, अर्थात हमारा संविधान जो बनाया गया है वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही बनाया गया है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती और खतरा भी है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में कई तरह के धर्म रहे, तो अगर हमने धर्मनिरपेक्ष नहीं चुना होता भारत को तो उससे हमें काफी समस्या उत्पन्न होती। अगला पॉइंट है जाति और राजनीति। इसमें हम देखते हैं जाति और राजनीति में पहला है जातिगत असमानता। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, जाहिर बात है लैंगिक विभाजन और धर्म आधारित विभाजन तो पूरी दुनिया में है, लेकिन जो जाति पर आधारित विभाजन है वो भारतीय समाज में देखने को मिलता है। अर्थात एक ही धर्म में विभिन्न जाति के आधार पर जो विभाजन है वो हमारे देश में ही है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानता है और एक न एक तरह का श्रम विभाजन जरूर मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। पेशा का मतलब व्यवसाय, जैसे आपके पिताजी कुछ कर रहे थे, आपने भी वही व्यवसाय अपना लिया। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है, अर्थात किसी जाति में कोई व्यवसाय चल रहा है तो कंटिन्यूअसली कई पीढ़ियां हो गई वही चले जा रहे हैं। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास तरह से भिन्न है, अलग है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग या एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी जाना जाता है। जैसे भारत में कुम्हार घड़े बनाने का काम करते हैं, कोई और मोची बनाने का, वो जूते बनाने का काम करते हैं। यानी कि ऐसे समाज में समुदाय के आधार पर काम बांटा गया है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी, शादी, खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूह में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है और न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। पात यानी पंगत यानी कि खाना खाते हैं ना, तो उसमें बैठते हैं, तो उसी को पात कहते हैं। फिर है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, इधर देखिए। वर्ण व्यवस्था जाति समूह का एक ऐसा पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे और किसी अन्य जाति के लोग क्रमागत रूप से नीचे। यानी कि जन्म के आधार पर किसी समुदाय में शामिल होने से वो उस जाति का हो गया और उस जाति के कारण वो किसी एक खास जाति के लोग तो क्या है समाज में, उनको रुतबा हासिल है और वो ऊपर रहेंगे समाज में, जबकि अन्य जाति के लोग नीचे रहेंगे। तो इसे वर्ण व्यवस्था कहा गया है। भारत में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इस तरह की पुरानी प्राचीन वर्ण व्यवस्था थी, जिसे समय के अनुसार अब त्याग दिया गया है। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है वर्ण व्यवस्था। इसमें अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। अत्यंत जातियां मतलब दलित जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए उन्होंने काम भी किया और भारतीय संविधान में इस चीज को आगे भी बढ़ाया। हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी 2011 में 79.8% भारत में हिंदू थे। 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2% मुसलमान थे और ईसाई 2.3% है, सिख 1.7% है और अन्य में बौद्ध हैं 0.7% लोग बौद्ध भी हैं हमारे देश में, 0.4% जैनी हैं और 0.7% अन्य है और कुछ लोग नास्तिक भी हैं जो कि 0.2% लोग हैं। तो आप देख सकते हैं 79.8% जनसंख्या के साथ हिंदू सबसे बड़े हैं और दूसरे नंबर पे मुसलमान हैं 2011 की जनगणना अनुसार। जो ऊपर मैंने महापुरुष बताए, इन महापुरुषों के प्रयास और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आप भी देख सकते हैं अब जातिगत आधारित जो विभाजन है भारत में वो बहुत तेज गति से कम हुआ है, क्योंकि शिक्षा के प्रचार प्रसार ने ये कमी की है।
आर्थिक विकास हुआ है, शहरीकरण हुआ है, साक्षरता बढ़ी है, शिक्षा का विकास हुआ है और व्यवसाय चुनने की आज़ादी और गांवों में जो जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ गए हैं उससे जाति व्यवस्था का जो पुराना रूप है, वर्ण व्यवस्था की जो मानसिकता थी उसमें बदलाव आ रहा है। अब किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, वो उसे आज़ादी है। शहरी इलाकों में तो अब ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब भी नहीं रखता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, रेस्टोरेंट में आपके साथ आपकी टेबल पर कौन बैठ कर खाना खा रहा है। आप भी स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में भी हमको पता ही नहीं होता कि कौन सी जाति का है, कौन सी धर्म का है, हम साथ मिलकर खेलते हैं, साथ बैठकर खाते हैं। तो इस तरह से ये मानसिकता हमारी बदली है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। जाहिर बात है, संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अब इसमें आगे आते हैं। बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा अभी भी विदा नहीं हुई है। अभी भी भारत में जाति व्यवस्था बनी हुई है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन पूर्णतया खत्म अभी तक नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार है। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी ही जाति या कबीले में ही शादी करते हैं, वो दूसरी जाति या दूसरे कबीले में शादी करने से मना करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अभी भी कुछ जातियों के साथ भेदभाव देखा जा सकता है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूह को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूह को दबाकर रखा गया है। इसी का प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था, उनकी शिक्षा पर आज भी बहुत अच्छी पकड़ बनी हुई है और आधुनिक शिक्षा में उन्हीं का बोलबाला है। जिन लोगों ने पुरानी शिक्षा पद्धति है ग्रहण कर रखी है, जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर उन्हीं के बच्चे अभी भी शिक्षा में आगे हैं। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर से पिछड़े हुए ही हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा होता है। यानी कि अगड़ी जाति यानी कि उच्च जाति। जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट का संबंध होता है। जातिगत असमानता में हम ये देख चुके हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है राजनीति में जाति। सांप्रदायिकतावाद की तरह जातिवाद भी इसी मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। अर्थात राजनीति में जो जाति है, जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। अर्थात जाति के आधार पर ही कोई सामाजिक समुदाय गठित होता है और उसी के अनुसार चलता है। इसीलिए भारत में अभी तक सामाजिक समुदाय जीवित है। तो वो क्यों है? जाति के आधार पर। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण भी करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेलमाल भी नहीं होता। अर्थात कोई एक विशिष्ट जाति है, वो अपना कार्य करेगी, अपनी संस्कृति देखेगी और उसके अनुसार ही वर्क करेगी और वो अपनी रोटी और बेटी अपने ही समुदाय तक सीमित रखते हैं। जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में पहले ही देखा है, यह मान्यता हमारे अनुभव से और भी ज्यादा पुष्ट नहीं होती है। अब हम आते हैं राजनीति में जाति कौन कौन से रूप धारण करती है। शहरीकरण क्या होता है पहले ही देख लेते हैं। ग्रामीण इलाकों से निकलकर जब लोग शहरों में बसने लगते हैं तो उस प्रक्रिया को ही शहरीकरण प्रक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं राजनीति में जाति कौन कौन से रूप लेती है। पहला रूप, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। आपके भी क्षेत्र में जब देखा होगा आपने, कोई भी पार्टी किसी कैंडिडेट को खड़ा करती है तो उससे पहले उस क्षेत्र में कितनी जाति के कौन से लोग हैं उन सब के बारे में पता लगा लेती है। जब सरकार का गठन किया जाता है तब भी राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि सभी जातियों और कबीलों को उसमें उचित स्थान दिया जाए ताकि कोई भी जाति या कबीला सरकार से नाराज ना हो। अब ये देखिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले या रहने वाले लोगों का 1999-2000 के अनुसार अनुपात। तो आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजातियां ग्रामीण क्षेत्र में 45.8% अनुसूचित जनजातियां गरीबी रेखा के नीचे रहती हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में 35.6% है। अनुसूचित जातियां 35.9% ग्रामीण क्षेत्र में है गरीबी रेखा के नीचे और शहरी क्षेत्र में 38.3% है। अन्य पिछड़ी जातियां हम देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में
27% अन्य पिछड़ी जातियां गरीब हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में 29.5% है। मुसलमान की अगड़ी जातियों में जो गरीबी रेखा के नीचे हैं वो हैं 26.8% है, जबकि शहरी क्षेत्र में 34.2% है। हिंदू अगड़ी जातियां यानी कि उच्च जातियों में 11.7% ग्रामीण क्षेत्र में गरीब है लोग, जबकि शहरी क्षेत्र में 9.9% गरीब है। ईसाई की उच्च जातियों में 9.6% ग्रामीण क्षेत्र में गरीब है, जबकि शहरी क्षेत्र में 5.4% गरीब है। सिख उच्च जाति के जो सिख हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में एक भी नहीं है गरीब, लेकिन शहरी क्षेत्र में 4.9% गरीब है। इस तरीके से ये गरीबों की तुलना की गई है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग जातिगत आधार पर। अब देख सकते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। आप भी देखते होंगे जब जब चुनाव आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा धार्मिक भेदभाव या जातिगत भेदभाव के आधार पर टिप्पणियां की जाती हैं ताकि उसका फायदा उन्हें मिल सके। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार या प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है कि आप देखते होंगे कुछ कोई व्यक्ति है, सांसद है, वो किसी खास विशेष जाति को ज्यादा महत्व देते हैं और उनका विकास पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश कर दिया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इसका मतलब क्या है सार्वभौम वयस्क मताधिकार? कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है उन सभी को भारत में वोट डालने का अधिकार है। और एक व्यक्ति एक वोट का मतलब क्या है कि भारत में एक व्यक्ति केवल एक ही वोट डाल सकता है, भले ही वो राष्ट्रपति हो या मुकेश अंबानी हो या एक सामान्य नागरिक हो, लेकिन वो एक ही वोट डाल सकता है और उनके वोट का मूल्य भी क्या होगा? समान। इससे उन जातियों के लोगों में भी नई चेतना पैदा हुई है जो अपने आप को छोटा और नीच मानते थे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए सभी का साथ चाहिए होता है, इसलिए सभी जातियों का आजकल वर्चस्व बढ़ गया है। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन जाती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं है। अब हम इसी के कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, लेकिन यह बात सच नहीं है। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। आप भी जानते हो कि जब हम कहते हैं कि इस क्षेत्र में जाति है तो वो जाति के लोगों का बहुमत उतना नहीं होता है कि वो अकेले ही पूरा चुनाव जिता दे उसको। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। अगर कोई पार्टी चुनाव जीतना चाहती है तो केवल एक जाति से नहीं जीत सकती, उसे सभी जातियों और समुदायों के लोगों का साथ लेना होता है, तभी वो चुनाव जीत सकती है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जाहिर बात है, जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन सभी लोग उस पार्टी को वोट नहीं देते हैं। ध्यान रखना, ज्यादातर लोग देंगे वोट लेकिन सब लोग नहीं देंगे, इसका मतलब ये है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से भी कोई नहीं रोक सकता। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में किसी ए पार्टी का बहुमत, ए पार्टी के वो ए जाति के लोग ज्यादा हैं, किसी क्षेत्र में ए जाति के लोग ज्यादा हैं, तो सभी पार्टियां मिलकर क्या करती हैं? उसी जाति के व्यक्ति को खड़ा कर देती है। यानी कि कोई किसी को खड़ा कर देगा, कोई किसी को, तो यानी कि बंदिश नहीं है कि किसी व्यक्ति को रोका जा सके या किसी पार्टी को रोका जा सके कि चुनाव में आप नहीं खड़े हो सकते। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति में एक से ज्यादा विकल्प हो जाते हैं। मान लीजिए किसी एक ही जाति में 4 लोग खड़े हुए तो विकल्प भी 4 हो गए। तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। जिनकी जाति कम होती है उनमें उम्मीदवार भी नहीं होता है। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का कारण इसी कारण करना पड़ता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं द वोट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए जाति दी हुई है, राजपूत, कुर्मी, गुज्जर, यादव, तो ये सब वोट बैंक है। ये SC/ST का वोट बैंक है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जाति के आधार पर सबके अपने अपने वोट बैंक है। और वोट बैंक का अर्थ है कि ज्यादातर लोग उस जाति के किसको वोट देते हैं? उस पार्टी को देते हैं। यह होता है वोट बैंक का अर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक व्यक्ति जो काम कर रहा है रंग भेद के आधार पर, इसके बारे में कुछ कहा गया है। ये सफाई करने वाला है। अक्सर हम इस व्यक्ति को क्या कह देते हैं कि कचरा वाला, लेकिन ध्यान रखना कचरे वाले हम हैं, अर्थात कचरा हम फैलाते हैं
जो आपका कचरा साफ करने के लिए आता है उसे सफाई वाला कहना चाहिए हमें, बजाय कि कचरे वाला कह के। तो हमें कभी भी किसी को कचरे वाला नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए सफाई वाला है। फिर आगे देखते हैं, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। जाहिर बात है, हमारे देश में विभिन्न जातियां हैं और वो सब क्या चाहती हैं कि हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ हो। तो पहले वह अपने समूह की उपजातियों या छोटा नीचा बताकर बाहर रखती थी, अब उनको साथ लाती है। अब जो बड़ी जातियां होती थी, जो छोटी जातियों को कमतर समझती थी, वो क्या करती है, अब छोटी जातियों को भी अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करती है। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता काबिज नहीं कर सकती, सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती है, इसलिए राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों और दूसरे समुदायों का भी साथ लेना पड़ता है, तभी जाकर सत्ता प्राप्त हो सकती है। इसीलिए राजनीतिक गोलबंदी हुई है। राजनीति में नई किस्म की जातिगत गोलबंदी हुई है, अगड़ा और पिछड़ा वर्ग, अर्थात जो पिछड़े हुए लोग हैं और जो उच्च वर्ग के लोग थे पुराने जमाने के अनुसार, वो अब सब मिलकर काम कर रहे हैं, तभी ये राजनीतिक गोलबंदी हुई है। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती रहती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समुदायों और समूह को गोलबंद करने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुजारिश भी करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित, पिछड़ी और जातियों के लोगों के लिए सत्ता पहुंचाने तक प्रयास किया है। अर्थात जो अब हुई है जातिगत राजनीति, इसने क्या किया है, दलित लोगों, पिछड़े लोगों को और उच्च वर्ग के लोगों को सबको एक इकट्ठा कर दिया है और उससे सभी लोगों के लिए अब राजनीति में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होने लगे हैं। आप देख सकते हैं जमीन जायदाद के अवसर भी सभी के लिए अब समान होने लगे हैं। इसके साथ ही यह सच भी है कि सिर्फ जाति पर जोर देना हमें नुकसानदायक हो सकता है, इससे भारत का विघटन भी हो सकता है। जैसा कि धर्म के मामले में स्पष्ट होता है, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए कभी भी शुभ नहीं होती। हमें जाति से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना चाहिए और चुनाव में देश के आधार पर ही हमें वोट डालने चाहिए, क्योंकि गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार ये सब किससे दूर होंगे, अच्छी पार्टी से दूर होंगे, अच्छी सरकार से। केवल जाति या धर्म के आधार पर हमने किसी व्यक्ति को चुन लिया है तो हमारा विकास संभव नहीं है। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। हमने अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा, जाति, धर्म और लैंगिक मसले हमने चैप्टर पढ़ा है और इस चैप्टर को हमने पूरा डिटेल में देखा है। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझे। वीडियो एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखें और एक एक पॉइंट को समझे और अपने जो क्षेत्र है उसकी तुलना करें जाति, धर्म और लैंगिक आधार पर। तो आप पाएंगे कि पिछले कुछ समय में शिक्षा ने जाति, धर्म और लैंगिक मसलों को सुधारा है, उनको सॉल्व किया है और जो विभिन्नता थी वो अब हमारी विभिन्नता में एकता दिखाई भी देने लगी है और असमानता घटने लगी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पे सिविक्स और अर्थशास्त्र से संबंधित और भी चैप्टर्स हैं, कक्षा 9, 10th, 11th, 12th के सभी के वीडियो हैं। आप आएं और विजिट करें। धन्यवाद।